गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हम बात करने वाले हैं डी और एफ ब्लॉक्स के एलिमेंट्स के चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैसे तो क्लास में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे वो क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में। ऑलराइट, तो जनरली जब हम बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक, तो यहाँ पर हमने पढ़ रखा है कि डी ब्लॉक के अंदर 4 सीरीज़ होती हैं, जिसको हम बोलते हैं 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, और यहाँ पर आएगा हमारा 5D और 6D। इसमें नॉर्मली जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो अराइज होते हैं वो यहाँ ही से होते हैं, यानी कि आपको जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मिलेंगे वो 3D से मिलेंगे। उसके बाद अगर आप बात करो तो उसके बाद अगर क्वेश्चन आते हैं तो फिर 4D और 5D से आते हैं, और वो क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली जैसे कि फॉर एग्जांपल लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे। ठीक, एफ ब्लॉक के अंदर नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्जांपल्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर आप पढ़ते हैं 5F के बारे में और 4F के बारे में, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक, लेट्स स्टार्ट। ये पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के साथ एक नीचे स्टेटमेंट दे रखा है जिसके अंदर बोला गया है कि देखो भाई आपको बताना क्या है। ठीक, तो एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें वेरिएशन क्यों होती है, और इसको बताना है, आपको डिस्कस करना है स्टेबिलिटी ऑफ दीज स्टेट्स विद एग्जांपल फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब नॉर्मली अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करें तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं ये स्टार्ट होता है स्कैंडियम से, फिर उसके बाद आता है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल एंड देन कॉपर और जिंक। ठीक, यहाँ तक हम पहुँच गए। अगर इनके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर हम यहाँ पे आर्गन ले लेते हैं कॉमन फॉर ऑल, देन हमारे पास सीरीज़ आएगी 3D और फिर यहाँ से आएगा 4s। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है हमारा 3D में और 4s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इट वेरीज एलिमेंट टू एलिमेंट। ठीक, तो अगर मैं स्कैंडियम की बात करता हूँ तो स्कैंडियम के अंदर 2 जाएंगे 4s के अंदर और 1 आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही 2 इधर भी 2 हो जाएगा, इधर 2 जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 1 जाता है और इधर हो जाता है हमारा क्लियरली 5, देन 2 और यहाँ पर 5, देन 2 6, 2 7 एंड 2 8 एंड देन हियर अगेन 1 एंड इट इज़ व्हाट 10 एंड हियर 2 एंड 10। तो यहाँ पे दो चीज़ आपने देखी, एक तो कॉपर और दूसरा क्रोमियम। दे आर नॉट फॉलोइंग द सिंपल लॉ जो हम जनरली सबके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये इस जगह पर इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे। ठीक, जिसको हम बोलते हैं ऑफ-वो रूल। तो दिस बोथ डिसओबे ऑफ-वो रूल, ऑफ-वो रूल। और करते क्यों हैं ये, इसको रूल को अब लिखते हैं प्रिंसिपल। करते क्यों हैं ये, क्योंकि इनको टू गेन मोर स्टेबिलिटी एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं यहाँ से ले जाते हैं अपनी 5, जो यहाँ पे इनकी 3D ऑर्बिटल होगी और इसको 5 बना लेंगे। ऐसे ही यहाँ से एक 1 इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं और इसको बना लेते हैं ये 10। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इट। ये होता क्यों है, जनरली क्या होता है इसका रीज़न, जनरल रीज़न होता है एनर्जी गैप। एनर्जी गैप, तो एनर्जी गैप बिटवीन 4s एंड 3D जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से एक ऑर्बिटल से दूसरी ऑर्बिटल में जंप कर पाते हैं। और यही एक बेसिक रीज़न होता है इनके अंदर एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का। कि नॉर्मली क्या होगा जब भी आप एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपके 3D के हैं वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं इक्वली, जिसकी वजह से उनकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट आती हैं। अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जैसे जनरली हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर
कि जैसे सपोज करो मेरे पास एक एलिमेंट है, मैंने बात की ये रहा मेरे पास स्कैंडियम। स्कैंडियम के अंदर अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर आएगा 4s2 और 3d1। तो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है 3d में, दैट्स वाई वी कॉल इट डी ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर ये आता है हमारा 4s। तो जब भी इससे कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है किससे, 4s ऑर्बिटल से। तो इस कैंडियम से अगर हमको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो बन के आएगा 2 पॉजिटिव और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन बचा, इसके अंदर आप देखोगे कि हमने कॉमनली यूज़ किया था आर्गन, क्योंकि ये जो होता है 18, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन किसका, आर्गन का। फिर हमारे पास बचता है 3d1 और फिर बचता है हमारे पास 4s2 जो यहाँ पर था। लेकिन अगर हम इस जगह पर देखें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है 3d1 और 4s से 0, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। लेकिन स्कैंडियम सिर्फ इस स्टेट में स्टेबल नहीं होता, इसको अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन इसका इस ऑर्बिटल में बचा है ये उसको भी निकाल देता है। तभी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन और निकालेगा यहाँ से तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, और जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, नोबल गैस के। इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि इसने क्या किया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर्ड कर लिया, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी, क्योंकि अब इसकी जितनी भी आउटर मोस्ट सेल थी यानी कि ये सारी की सारी सेल्स कम्प्लीटली फिल्ड हैं और इसने जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो बाहर निकाल दिए। अगर 4s से जाएंगे तो 3d के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन स्कैंडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो वेरिएबल ट्रांजिशन मेटल के अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, तो हम इसको हमेशा मान के चलते हैं कि इन द ट्रांजिशन मेटल्स स्कैंडियम ओनली शो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर बात करें हम जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं उसके अंदर अगला आता है हमारा मेंबर टाइटेनियम। टाइटेनियम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो ये होगा आर्गन 3d2 4s2। अब एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर टाइटेनियम अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे हमारे 4s2 से और ये हमारा हो जाएगा 4s0। तो इसका मतलब एक ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई इसकी जो है हमारे पास Ti2 पॉजिटिव। दूसरी ऑक्सीडेशन आएगी 3 पॉजिटिव, जिस केस में क्या होगा कि इसके एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा किससे, अब 3d से। तो अब हमारे पास यहाँ पे 3d2 था, अब यहाँ पर हो गया ये 3d1। अगर हम क्या करें, एक अगला इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की जगह अब 4 पॉजिटिव और यहाँ पर 3d1 से कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d0। इस तरह से इसके पास कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, 1 2 और 3। ये 3 नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ पर शो करता है, जिसके अंदर अगर हम बात करें कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी तो यू कैन डिसाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ क्लेस से। अगर मैं बात करूँ इसके कॉन्फ़िगरेशन की तो इसका कॉन्फ़िगरेशन फिर से बराबर हो गया है किसके, आर्गन के। तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो होनी चाहिए ये इसकी सबसे ज़्यादा स्टेबल होनी चाहिए। ठीक, तो इसने मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो की हैं, टाइटेनियम की 2 पॉजिटिव में, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव और टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, जस्ट टू गेट स्टेबिलिटी। और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं टू बी मोर स्टेबल। एक स्टेटमेंट पढ़ा था हमने कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड full filled orbitals are more stable. Orbitals are more stable. Similar concept applied in case of the chromium.
लेट्स से कि आपका जो क्रोमियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो AR आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन एंड देन 3D5 और 4S1। ऑलराइट, अगर ये नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो ये यहाँ पर दिखाता है Cr+1 से लेकर जब ऑक्सीडेशन स्टेट स्टार्ट होगी तो +6 तक जाएगी। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है +2, क्रोमियम +3, क्रोमियम +4, क्रोमियम +5 एंड देन क्रोमियम +6। तो इसकी मल्टीपल अगर हम देखें तो काफ़ी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो इसकी सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये होगी या फिर ये होगी। इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम डिस्कस करेंगे तो। बट दे ऑल शो द ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन मल्टीपल वेज लाइक जस्ट टू गेट स्टेबिलिटी। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, why are Mn2 positive compound more stable than Fe2 positive toward oxidation to their +3 oxidation state? Here let's say हमारे पास ये रहा Mn, ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 पॉजिटिव। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो आर्गन, यहाँ पे लिखेंगे हम 3D, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 और ये आ गया 4s0। अगर मैं बात करूँ Fe की तो Fe यहाँ पे है 2 पॉजिटिव, कॉन्फ़िगरेशन है 3D, आर्गन इज कॉमन 3D 6 और 4s0। अगर मैं Mn को 3 पॉजिटिव स्टेट में लेकर जाऊँ तो Mn 3 पॉजिटिव और ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, और मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन बचा अब इस बार आर्गन 3D4 और यहाँ पर आ गया 4s0। इसी तरीके से अगर मैं आयरन को लेकर जाऊँ तो यहाँ पर Fe 3 पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और यहाँ पर आ गया हमारे पास आर्गन और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3D5 और 4s0। नाउ लुक एट दिस, यू गेट एन आइडिया कि यहाँ पर जब हम यहाँ से देखते हैं तो इसका ये जो ऑर्बिटल है ये हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने के साथ साथ जो सबसे ख़ास बात आप देखोगे कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं, जैसा हम अभी पीछे बात कर रहे थे, वो क्या होती हैं, मोर स्टेबल होती हैं। अब अगर हम Mn2 पॉजिटिव को Mn3 पॉजिटिव में लेकर जाते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक, ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकलकर एक अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की ओर जा रहा है। लेकिन अगर हम आयरन की बात करें तो यहाँ पर इसकी ऑर्बिटल कैसी है, इसकी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड है। ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हम इसको इस स्टेट से इस स्टेट के अंदर लेकर आते हैं तो यहाँ पर ये ऑर्बिटल हो गई है हाफ फिल्ड, और जब भी ये हाफ फिल्ड होगी तो ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा, एंड दैट गेट मोर स्टेबिलिटी। दैट इज़ व्हाट वाई Mn2 पॉजिटिव कंपाउंड मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव कम टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन टू देयर +3 स्टेट्स। यानी कि ये जो +2 स्टेट में होता है तो ज़्यादा स्टेबल होता है किसकी कंपेयर में, Fe की, जब +3 में जाने की बात आती है तो बस इसी स्टेटमेंट को आपको लिखना है कि यहाँ पर Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 के अंदर, और उसी के साथ ऑर्बिटल क्या हो जाती है, हाफ फिल्ड हो जाती है, जिससे Fe क्या है, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है 3 पॉजिटिव में, जबकि Mn2 पॉजिटिव में ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है। गॉट इट, ओके। नाउ ऑल्सो रिमेंबर, यहाँ पर जो आपका Fe है वो बिहेव करेगा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह।
क्योंकि सामने वाले को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं Mn की बात करूँ तो ये यहाँ पर बिहेव करेगा एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, क्योंकि ये नहीं चाहता कि ये किसी और को ऑक्सीडाइज करे। ठीक। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ये रिवर्स जाने की कोशिश करेगा तो ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। तो यहाँ पर ये बिहेव करेगा एकदम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्योंकि इससे इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और ये खुद रिड्यूस होकर दोबारा से Mn2 पॉजिटिव में पहुँच जाएगा। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Discuss the catalytic properties of transition metal and their compounds. Provide examples and reason for your effectiveness. Catalytic properties. कोई भी मेटल जब कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करती है तो उसमें सबसे ख़ास बात क्या होती है, वो है उसकी वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कोई मेटल जितने ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगी वो इतना ही इफ़ेक्टिवली एज ए कैटलिस्ट बिहेव कर सकती है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए लेट्स से आपने एक एग्ज़ाम्पल देखा है। अगर हम बात करें अमोनिफिकेशन की या अमोनिया बनाने की प्रोसेस की, तो उसमें यूज़ होने वाली मेटल जो होती है वो होती है आयरन। आयरन हमारा रहता है नॉर्मली Fe स्टेट की 2 पॉजिटिव में, और ये दूसरी चीज़ों को क्या करता है, Fe3 पॉजिटिव में पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉन को निकालता है। अब जो भी एलिमेंट्स दे रिक्वायर्ड मोर इलेक्ट्रॉन्स, दे आर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ Fe2 पॉजिटिव। लेट्स से कि आपके पास यहाँ पर है N2, आपने इसकी रिएक्शन करवाई Fe से, Fe2 पॉजिटिव स्टेट। जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो यू विल फाइंड आउट कि जो तुम्हारा अमोनिया है दैट विल टर्न इनटू दिस, एंड द Fe is also turn into 3 positive. Now this reaction, in this reaction you will find कि number of the ions change। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम यूज़ करते हैं 6 और यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे 6, तो हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब क्या होगा कि हमारे पास जो Fe है इट गेट्स द हेड इलेक्ट्रॉन्स लाइक 3 पॉजिटिव से ये दोबारा से क्या करता है, पहुंचता है Fe2 पॉजिटिव में, और यहाँ पर देता है ये 2H पॉजिटिव आयंस। तो इन सच अ वे यू विल नोटिस कि यहाँ पर रिएक्शन जो हो रही है उस रिएक्शंस के अंदर ये कन्वर्ट कर रहा है दोनों को आयंस में, और दिस बोथ द आयंस कंबाइंड विथ ईच अदर एंड फॉर्म द अमोनिया। तो कैटलिस्ट का काम होता है किसी भी रिएक्शन में किसी एक रिएक्टेंट को रिड्यूस करना, किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, और इस प्रोसेस के थ्रू वो कन्वर्ट कर देते हैं पूरे मटेरियल को इनटू द प्रोडक्ट। ऑलराइट, दैट इज व्हाट द रोल ऑफ ए कैटलिस्ट एंड द मेन रीजन द वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन states. We talk about the lanthanoid contraction and it is a part of the series. Let's say कि अगर हम बात करें हाफेनियम और जिरकोनियम की, तो हाफेनियम जो होता है वो यहाँ आता है और जिरकोनियम आता है इससे थोड़ा सा ऊपर, यानी कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ 4D सीरीज एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ 5D सीरीज, or we can say it's a second period or it is second transition series or it is third transition series। अगर हम ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो, और इसके अंदर हम नोटिस करते हैं कि जो जिरकोनियम का साइज है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ द हाफेनियम, और that is happen due to lanthanoid contraction।
जनरली होता क्या है कि जब हम मूव करते हैं फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर far from the nucleus. Imagine this is a nucleus and it is the first, second, third, fourth. These were the cells. और इन सेल्स के अंदर रहती हैं सब सेल्स या ऑर्बिटल्स जिनको हम बोलते हैं SPDF, जिसमें S जो होती है दैट इज़ ऑलवेज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के पास होगी तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे S के अंदर, लेट्स से दीज वर द इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा। अब ये रिपल्शन की वजह से एक दूसरे को क्या करते हैं, पुश करते हैं, दूर भेजते हैं। ऐसा ही सिमिलरली जो दूसरी ऑर्बिटल्स इनके पास होंगी उन ऑर्बिटल्स के साथ क्या करेंगे, ये उनको न्यूक्लियस के पास से जो अट्रैक्शन आना चाहिए, जो महसूस होना चाहिए, उससे क्या करते हैं, रोकते हैं। तो यहाँ पर ये एक शील्ड की तरह काम करते हैं। लेकिन जैसे ही हम दूर चले जाते हैं इनके बीच का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो पुअर होता जाता है। तो जो इनका शील्डिंग इफेक्ट होगा वो पुअर होता जाएगा। और जब ये शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो बढ़ जाता है। और उस अट्रैक्शन के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि एटम का साइज और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा और उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन। और वो साइज़ कभी कभी इतना छोटा हो जाता है कि जो इससे ऊपर वाली सीरीज़ है, जिससे ऊपर वाली सीरीज़ है सेकंड सीरीज़, उसके एलिमेंट्स और जो नीचे वाली सीरीज़ है उसके एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं और इसी को बोलते हैं हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ऑलराइट, एंड दैट इज़ हैपन ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ द 4f सीरीज़। और ये 4f सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं इन्हीं को बोलते हैं लेंथेनॉइड्स और इन्हीं की वजह से हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ऑलराइट, now move to the next one. Compare the actinoid contraction with lengthenoid contraction. Similarly, अगर हम बात करें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज हैपन ड्यू टू 4f इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हैपन्स ड्यू टू 5f इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें एनर्जी लेवल की तो जो 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू 5f इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये बहुत बाद में आते हैं। अब अगर हम सील्डिंग की बात करें दोनों की, तो जो 4f की सील्डिंग होगी, अगर इसकी पुअर सील्डिंग है तो अगर लेट्स से मैं कहता हूँ कि इसकी सील्डिंग 1 है, ठीक, या 1 हो, तो इसकी सील्डिंग क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। यानी कि जो इनकी शील्डिंग है दैट विल बी मोर पुअर, जो होगी पुअर जो होगी वो होगी हमारी 5f वाली ऑर्बिटल की। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर पहुंच गई है और ये ऑर्बिटल भी बहुत बड़ी होती है, तो इसकी वजह से इसकी शील्डिंग क्या हो जाती है, और भी ज़्यादा कम हो जाती है। यही रीज़न होता है कि जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है किसकी कंपेयर में, 4f की या फिर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की कंपेयर में। और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से क्या होता है, एटम के साइज़ और भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं। कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, और z बराबर दिया है 27। तो अगर मैं बात करूं z बराबर 27 इसके केस में, तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये आ गया हमारा 3d7। यहाँ पर ये सारे ही ऑर्बिटल्स क्या हैं, पेयर्ड है। इट इज पेयर्ड 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 पेयर्ड, बिकॉज सब क्या है, पेयर में है और सब कंप्लीटली फिल्ड हैं, तो दैट्स वाई वी डोंट रियली केयर अबाउट इट। हियर इट इज़ स्पिन ओनली मोमेंट, तो हमको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की स्पिन लेनी है जो कैसे हो,
अनपेयर्ड हो। नाउ लेट्स लुक एट दिस। अगर मैं डी ऑर्बिटल बनाऊं तो डी के अंदर क्या होते हैं, 5 ऑर्बिट्स होती हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन भरने पर वी फाइंड आउट कि 1 2 3 4 5 6 7। नाउ लेट्स से कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड हैं, आई एम डिनोटिंग दैम विद द हेल्प ऑफ n, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए वो आ गए 3। और अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय म्यू इक्वल टू रूट n+2। ये फॉर्मूला दे रखा है हमको, ठीक है। अब n बराबर 3 आया है, तो यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा। अब कितना शो करेगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, n बराबर लिखते हैं 3, यहाँ पे लिखते हैं 3+2, it comes out to be around 3 into 5, that is what, root 15. Root 15, let's say 4 into 4 comes out to be 16, that's mean it should be 3.9 बोर मैग्नेटॉन। ये बोर मैग्नेटॉन यूनिट है, you need to use it, and the answer should be 3.9, क्योंकि 4 into 4 होते हैं 16, यानी कि लगभग 3.9 के अराउंड आएगा। बाकी तुम फॉर्मूले में रख के वैल्यू निकाल सकते हो। ऑलराइट, तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, तो निकाल लेंगे। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को लिया जाता है जो कि अनपेयर्ड हो, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। Now we have next question. Explain the color of transition metal complexes based on crystal field theory. Provide example to illustrate the concept. Okay. सबसे पहली बात आती है कि कोई भी कंपाउंड कलर शो क्यों करता है। तो कलर शो करता है कोई भी कंपाउंड, लेट्स से ये हमारी ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारा एक हाई एनर्जी लेवल है और ये लो एनर्जी लेवल है, तो आई कंसिडर इट लोअर एनर्जी लेवल, और ये है मेरा हाई एनर्जी लेवल, ठीक। जब भी कोई विजिबल लाइट इस पर गिरेगी तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को क्या कर देगी, एक्साइटेड कर देगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, और जंप करने के बाद ये पहुंच जाएंगे हायर एनर्जी लेवल में। लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में चला गया। जब वो हाई एनर्जी लेवल में जाता है तो वहाँ पर वो कब तक रहेगा, कुछ टाइम तक, क्योंकि जब तक उसकी एनर्जी उसके पास है वो वहाँ पर है। लेकिन जैसे ही एनर्जी कम होना शुरू होगी तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से वापस फिर आने की कोशिश करता है नीचे वाली एनर्जी में, और जब वो नीचे आता है तो उस टाइम वो क्या करता है, रेडिएशन रिलीज करता है। और इसी रेडिएशन को, ये कौन से कलर की रेडिएशन है, इसी वजह से हमको क्या दिखाई देते हैं, कलर दिखाई देते हैं। तो उस कंपाउंड का जो भी कलर है वो हमको दिखाई देता है जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक आता है, यानी वापस आता है अपनी जगह पर। गॉट इट। तो इट इज़ हैपन। अब इसको समझने के लिए लेट्स से एक साइकिल का यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे। इसको बोलते हैं कलर साइकिल। ये सर्किल या साइकिल, इट डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे रहता है ऑलराइट। अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ इंक्रीजेस। और जब भी वेवलेंथ इंक्रीज करती है तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी डिक्रीजेस, बिकॉज वी नो वेरी वेल
कि E हैज़ रिलेशन विद फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली एंड E हैज़ रिलेशन विद लैम्डा इन्वर्सली। तो जब भी लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगी, घट जाएगी। ऐसे ही अगर आप इस सर्किल में देखें और मैं अगर बोलूँ यहाँ पर कि अगर कोई चीज़ है मेरे पास, लेट्स से मेरे पास कोई सब्सटेंस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है रेड कलर की, तो वो मुझको दिखाई देगा ग्रीन कलर का। यानी कि ये जो ग्रीन कलर है वो रेड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। जो भी ग्रीन कलर की चीज़ होगी वो मुझको दिखाई देगी कैसी, रेड कलर की। और जो भी रेड कलर की चीज़ है अगर वो रेड कलर को एब्जॉर्ब करती है तो मुझको अपीयर होगी ग्रीन कलर की, क्योंकि यहाँ पर जो रेडिएशन एब्जॉर्ब की गई है वो तो रेड है, लेकिन जब वो वापस अपनी एनर्जी लेवल में वापस आता है तो जो कलर की रेडिएशन वो रिलीज़ करता है वो कलर होता है ग्रीन। तो हर एक रेडिएशन का एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है जिसकी वजह से उसका कलर दिखाई देता है। अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बेस पर बात करें तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दैट कैन बी यूज्ड और एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट, जिसके अंदर एक ऑर्बिटल क्या करती है, स्प्लिट कर जाती है दो पार्ट्स में। लेट्स से ये मेरी एक ऑर्बिटल है और ये यहाँ पर डीजनरेट है, ठीक। इसमें कोई भी अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, और वो यहाँ पर है, तो ये हाई एनर्जी है और ये लो एनर्जी है, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यही रीज़न होता है कि सिर्फ और सिर्फ वही कंपाउंड कलर शो करते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही कलर शो करेंगे, जिन के पास नहीं होंगे वो कलर शो नहीं करेंगे। All the very best. We discuss further some of more questions in the next video. God bless you. Have a nice day. Goodbye.